नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022-23 सत्र के लिए अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन कैसे मिलेगा और इसके लिए जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी। दोस्तों, आज शाम को दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके रिगार्डिंग एक डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया है और आज दिन में यूजीसी के चेयरमैन ने भी स्पष्ट किया है कि जो एडमिशन होंगे वो परसेंटाइल पे नहीं होंगे, बल्कि जो सीयूटी का नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे होंगे। तो आप सब लोग अपना अपना रिजल्ट, जो कि सीयूटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो कल ही अनाउंस हो गया है। तो अब हम देखते हैं, अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स या प्रोग्राम किसी भी कोर्स के लिए, तो आप एडमिशन कैसे पा सकते हैं और उस एडमिशन के लिए किस तरीके से आपका जो है कट ऑफ बनेगा। यानी जैसे पिछले सालों में क्या होता था कि जो भी आपके बोर्ड में नंबर होते थे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाती थी और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता था। इस बार क्या होगा, जो भी आपने सीयूटी में स्कोर किया है उसी की बेसिस पे कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगा। तो हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि इस बार जो कट ऑफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि दो तरीके के बच्चे हैं हमारे पास में। एक बच्चा वो है जो कि साइंस बैकग्राउंड का है, दूसरा बच्चा वो है जो कि हमारे पास में आर्ट बैकग्राउंड का है या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, कह सकते हैं। एक कॉलम यहाँ पे और लिया जाता है जिसमें कि कॉमर्स का बच्चा होता, उसको लिया गया होता तो और अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, इन दोनों समझते हैं, बाद में कॉमर्स को भी हम अपने साथ में इंक्लूड कर लेंगे किस तरीके से उसका होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी के सीयूटी में नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो है ये स्कोर। आपको जो आपका रिजल्ट है सीयूटी का, जो सीयूटी का रिजल्ट है आपका, आप उसमें देखेंगे तो आपको अभी नॉर्मलाइज स्कोर दिखेगा जो सब्जेक्ट में आपने सीयूटी का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक बच्चा है जो साइंस बैकग्राउंड का है, जो कि साइंस बैकग्राउंड का है और उसने जो एग्जाम दिया है उसमें एक पेपर हिंदी लिया है, एक फिजिक्स लिया है, एक केमिस्ट्री लिया है, एक बायोलॉजी लिया है और एक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया और जनरल टेस्ट लिया है। ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम कोर्सेज हैं जिसमें जनरल टेस्ट के मार्क को जोड़ा जाना है। ठीक है, कुछ ही कोर्सेज हैं जहाँ पे जनरल टेस्ट के मार्क को जोड़ा जाएगा, बाकी सारे कोर्सेज में जो ये ऊपर के सब्जेक्ट है इन्हीं में से नंबर जोड़े जाएंगे। अभी वन बाय वन इनको हम देखेंगे कि किस किस प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जाएंगे। तो मान लेते हैं कैंडिडेट ए ने हिंदी का पेपर दिया और हिंदी के पेपर में जो उसको नॉर्मलाइज स्कोर मिला हुआ है सीयूटी में 196.694380 है। इसने फिजिक्स का टेस्ट दिया था, फिजिक्स में इसके नॉर्मलाइज स्कोर 155.0211 एंड 200 है। इसने केमिस्ट्री का भी टेस्ट दिया, केमिस्ट्री में इसके स्कोर 158.6819 है। बायोलॉजी में इसके स्कोर जो है 151.758740 है। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो बच्चे के स्कोर है 72.925658 है। जनरल टेस्ट में स्कोर जो है वो 241.5696 है। दूसरा बच्चा जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, उसने इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश में उसके स्कोर 196.694380 है। हिस्ट्री का पेपर दिया, हिस्ट्री में इसके स्कोर 155.02111200 है। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट में इसके ये स्कोर है। अब दोनों बच्चों के यहाँ पे सेम स्कोर लेने का फायदा ये होगा कि जब आगे चल के मेरिट कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो गया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमको अपना अपना करना है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट सी है और सी का स्कोर यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो उसको एक्स वाई जेड की तरीके से कैलकुलेट करके अपना मेरिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट देखेंगे, आपके रिजल्ट में ये सब्जेक्ट दिखेंगे यहाँ पे और इन सब्जेक्ट के आगे इनका जो है आपको जो सीयूटी का नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और नॉर्मलाइज स्कोर, इन दो बातों को सबसे पहले देख लेंगे, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस किस कोर्स में हम अप्लीकेबल है।
ध्यान रखें ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा उससे जुड़ा है, उसी के रेफरेंस में, उसी के संदर्भ में बनाई जा रही है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके गाइडलाइंस को देखना पड़ेगा। वैसे यूजीसी चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया कि सभी यूनिवर्सिटी में जो सीयूटी नॉर्मलाइज स्कोर है इसी को यूज किया जाएगा मेरिट बनाने के लिए। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में, जैसे आप जाएंगे बीएचयू में जाएंगे या इलाहाबाद में जाएंगे या कहीं और पे, तो वहां पे डिसाइड होगा कि अगर आपको बीए में लेना है तो बीए में किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का नंबर लगेगा, बीएससी में लेना है तो वहां पे किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा, तो वो वहां का स्पेसिफिक गाइडलाइन देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अपने आप को फोकस करके इस वीडियो को आगे हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि जो बच्चा हमारा साइंस में है, इस बच्चे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर इस बच्चे को लेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले को, फिर कॉमर्स वाले को डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो मान लेते हैं इस वाले बच्चे को, उसको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करनी है। किस बच्चे को? जिसने 12th साइंस से पास किया है, जिसने 12th साइंस से पास किया है, क्योंकि जिसने साइंस से पास किया है उसने साइंस के पेपर में एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, तो अगर वो बच्चा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में, तो कैसे एडमिशन मिलेगा, उसका मेरिट कैसे बनेगा? ठीक है, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो सीयूटी की साइट पे नोटिफिकेशन में डिटेल में ये गाइडलाइन थी, या जब आपने यूनिवर्सिटी चूज की होगी तो वहां पे भी ये गाइडलाइंस आपको दिखी होगी। नहीं दिखी तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से लिख करके दे दिया है। हम इसको चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं ताकि क्लियरली दिखे आपको। ठीक है, चलिए, तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी चाहिए थी, वो क्या चाहिए था? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ये सीयूटी की वेबसाइट पे लिस्ट ए बनी हुई है। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट इसमें आपके चूज करने हैं, जो बेस्ट 3 होंगे वो चूज किए जाएंगे। एक लैंग्वेज होगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश या बाकी जो आपकी लैंग्वेज दी हुई है उनमें से कोई जो भी आपने अडॉप्ट की हुई हो। यहाँ पे हर बच्चे का अलग अलग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आपने अडॉप्ट की हुई होगी उसका एक यहाँ पे चुना जाएगा। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक लिस्ट, जो आपका सब्जेक्ट लिस्ट था B1 एंड B2 से, उसमें से एक एक सब्जेक्ट आपके, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। ओके, तो इस तरीके से अगर आगे देखते हैं तो साइंस के बच्चे का एक लैंग्वेज ले लिया गया जिसमें हिंदी चूज कर लिया गया। 2 सब्जेक्ट लेने थे तो केमिस्ट्री ले लिया गया, फिजिक्स ले लिया गया, बायोलॉजी ले लिया गया। अब यहाँ पे अगर बच्चे ने बायोलॉजी का एग्जाम नहीं दिया होता तो मैथमेटिक्स ले लिया जाता, क्योंकि इस बच्चे ने बायोलॉजी मैथमेटिक्स दोनों दिया है और बायोलॉजी में जो स्कोर है वो मैथमेटिक्स से ज्यादा है, तो बेस्ट 4 में ये सब्जेक्ट ले लिए गए। ठीक है, ध्यान रखना, हमने कहा था कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट था उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत कम कोर्सेज हैं जिसमें जरूरत है। बाकी कोर्सेज में जो आपके सब्जेक्ट वाले कोर्सेज हैं इन्हीं का स्कोर काउंट होगा। ठीक है, तो कौन से बेस्ट 4 ले लिए गए? हिंदी, ये कंपलसरी था लेना, इसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिस्ट जो B1 और B2 के सब्जेक्ट थे उनसे चुन करके 3 सब्जेक्ट ले लिए गए। तो इस तरीके से ये बेस्ट 4 बन गए, ये इसके बेस्ट 4 हो गए और इनके नंबर को जोड़ लिया गया। तो इनके नंबर को जोड़ेंगे तो 662.15 61600 बना। ठीक है, ये बन गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था कि अगर टाई होगा तो टाई में जिस बच्चे का 12th में मार्क ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अभी अपने आप को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि किस तरीके से सीयूटी के स्कोर पे रैंक बनेगी। अब मान लेते हैं एक दूसरा स्टूडेंट सी होता। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट सी होता जिसके स्कोर इनमें से किसी में एक नंबर कम होता तो उसकी रैंक 2 बन जाती। इस तरीके से आपके स्कोर काउंट होंगे और रैंक आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इस बच्चे को बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बजाय बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का भी फॉर्म भरना है और इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो डिजायर्ड क्राइटेरिया है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए,
जैसा कि यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है। तो बेस्ट 4 में मैथमेटिक्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स का नंबर लेना ही लेना पड़ेगा, जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। एंड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ व्हिच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, B1 से एक सब्जेक्ट और बाकी दूसरा सब्जेक्ट या तो B1 से ले लो या B2 से ले लो, जिसमें भी बेस्ट स्कोर हो। तो यहाँ पे चॉइस है आपके पास, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है। तो देखेंगे क्या मिलेगा। तो हिंदी ले लिया, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, कंपलसरी ले लिया। अब देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिसमें नंबर ज्यादा होगा उसको चुन लेंगे हम। तो फिजिक्स में 155 है, केमिस्ट्री में 158 है, बायोलॉजी में 151 है। तो निश्चित तौर पे 155, 158, 151 से ज्यादा है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इसमें ले लेंगे। और इस तरीके से अगर बच्चे को इकोनॉमिक्स लेना है, ऑनर्स करना है, साइंस वाले बच्चे को, तो उसके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हिंदी बनेगा, मैथमेटिक्स बनेगा, केमिस्ट्री बनेगा और फिजिक्स बनेगा। ध्यान रखना केमिस्ट्री फिजिक्स वाले में चॉइस थी बायोलॉजी के साथ में, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी में नंबर कम था तो इसलिए बेस्ट 2 यहाँ से लेकर के ये बेस्ट 4 बना दिया गया। ध्यान रखना लैंग्वेज में चॉइस नहीं है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है मिल जाए, किसी बच्चे ने हिंदी इंग्लिश दोनों दिया होगा तो उसको एक लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जिसमें बेस्ट होगा वो ले सकता है। किसी ने सिर्फ इंग्लिश दिया होगा तो उसके लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसमें नंबर 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। ध्यान रखें अभी हम सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसने 12th साइंस से किया है और वो बीए बीकॉम या बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है। तो अब अगर ये बच्चा बीकॉम ऑनर्स में लेना चाहता है एडमिशन, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी आपने चुना हो या आपके उसमें टेस्ट में हो। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यहाँ पे भी बेटा मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यानी मैथमेटिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो चाहे जितना नंबर आया हुआ हो उसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स अवॉइड नहीं कर सकते हो। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, तो बाकी जो दो सब्जेक्ट है उसमें से एक B1 का हो दूसरा B2 का हो या दोनों B1 के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे चुनेंगे तो क्या सब्जेक्ट काउंट होगा, हिंदी मैथमेटिक्स कंपलसरी था और दूसरा केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि इसमें बायोलॉजी से नंबर ज्यादा था इसका। तो इस तरीके से इसमें भी इसका स्कोर 583 बना। देखो बच्चों सेम बच्चे का स्कोर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 662 था, यहाँ पे 583, यहाँ पे भी 583। ये स्कोर यहाँ कम इसलिए हो गया क्योंकि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं था तो बेस्ट 4 चुन लिया गया, जबकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी है तो मैथमेटिक्स में कम नंबर होने के बावजूद भी इसको लेना पड़ा, ठीक है। कंपलसरी वो सब्जेक्ट है जिसको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, जो भी नंबर आए हों उसमें, ठीक है। इस तरीके से इसका ये स्कोर बन गया। एक दूसरा गाइडलाइंस भी था इसमें, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए अकाउंटेंसी। अब जिस बच्चे ने 12th कॉमर्स से किया होगा उसके सब्जेक्ट ये होंगे अकाउंटेंसी, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो यहाँ पे आपका बैंकिंग हो सकता है या और भी जो भी सब्जेक्ट आप कॉमर्स में पढ़ते हैं वो हो जाएगा। तो नीचे वाली गाइडलाइन जब एग्जाम्पल में कॉमर्स वाले बच्चे का नंबर होता तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे जाते, हिंदी अकाउंटेंसी बैंकिंग और बाकी मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट उसके पास होते उनको जोड़ करके 4 सब्जेक्ट बना के उसके नंबर यहाँ पे काउंट किए जाते, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम पास के लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है कि बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी था या अकाउंटेंसी हो अगर कॉमर्स से पढ़ा हुआ बच्चा, तो दूसरा बीकॉम पास में क्या मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट यानी लैंग्वेज, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, B1 और B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हो यहाँ पे। तो टोटल एक सब्जेक्ट यहाँ पे और 3 सब्जेक्ट यहाँ से, ये तीनों सब्जेक्ट B1 से भी हो सकते हैं बिना किसी, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है
ध्यान रखेंगे जो B1 है वो आपका डोमेन कैटेगरी है, यानी जो आप सब्जेक्ट आपने 12th में स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ है वो डोमेन में आ रहे हैं B1 में, ठीक है। तो इस बच्चे का स्कोर बनाया गया, तो हिंदी ले लिया गया बेस्ट था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स ले लिया गया, तो बेस्ट 4 लेकर के ये बच्चा एलिजिबल हो जाएगा और इसका काउंट कर लिया जाएगा, फिर से इसका 662.156 बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो अपना स्कोर आप काउंट करेंगे, आपको स्कोर वेरीफाई करके ही सबमिट करना है। अभी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, अभी चल के साइड पे देखेंगे एक बार कहाँ भरना फॉर्म, तो वहां पे आपको अपना स्कोर ये कंफर्म करके आपको सबमिट करना है। हालांकि ये जो कैलकुलेशन होगा वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिक होगा, जैसे ही अपना आप रोल नंबर डाल के एंट्री करेंगे तो आपका स्कोर वहां से ले लेगा, बस आपको वेरीफाई कर लेना कि कैलकुलेशन सही है नहीं। उस कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये जानना जरूरी था कि किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या लें, क्योंकि बच्चों के फोन आ रहे हैं और बच्चे इस बात से परेशान हो रहे थे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हमारा स्कोर ये होना चाहिए था, ये क्यों दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी है साइंस स्टूडेंट के लिए, और ठीक है, जो भी स्टूडेंट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो मैथमेटिक्स का नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, वो चाहे बेस्ट 4 में आए या ना आए, ठीक है। तो जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उसका नंबर जोड़ने के बाद में बाकी बचे हुए सब्जेक्ट जो जोड़ने हैं, यानी लिस्ट B1 से B2 से, उसमें जिसमें बेस्ट स्कोर होगा उस सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो आपका बन रहा है ओवरऑल जो प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी मेरिट है वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर साइंस का बच्चा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता है, बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, बीकॉम पास करना चाहता है, तो उसके स्कोर किस तरीके से बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या कोर्सेज है हमारे पास में। बीकॉम पास के लिए और भी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। सेकंड क्राइटेरिया थी हमारे पास में, वो थी एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 प्लस सेक्शन थर्ड ऑफ सीयूटी जनरल टेस्ट, यानी जो सीयूटी का जनरल टेस्ट दिया है उसका नंबर भी इसमें जोड़ करके बीकॉम पास के लिए आपका इसको बनाया जा सकता है। देख सकते हैं जनरल टेस्ट में इस बच्चे का नंबर सबसे ज्यादा दिया गया था, तो अब इसको बीकॉम पास में एडमिशन लेना था, तो दोनों तरीके से इसका स्कोर बनाया गया। एक तो बनाया गया एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, और दूसरा क्राइटेरिया बनाया गया तो लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 RB2, और बनाया गया सेक्शन 3 में जो सीयूटी का जनरल टेस्ट है उसका स्कोर। तो जब इसके टेस्ट के स्कोर को जोड़ा गया तो देख सकते हैं इसका 682 बन गया। इस सिचुएशन में जब इसके डबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो किसी बच्चे के लिए तो उसका जो बेस्ट स्कोर बनेगा वो स्कोर काउंट किया जाएगा एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनाते समय, ठीक है बच्चों। ओके क्लियर है। तो अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन अलग अलग अवेलेबल है और उसमें जो बेस्ट स्कोर आपका बनेगा वो काउंट किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इस केस में बीकॉम पास के लिए जो 12th में साइंस पढ़ा स्टूडेंट है उसका मार्क्स 682.223885 काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बीए प्रोग्राम में उसको एडमिशन लेना है तो बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहला है लिस्ट ए से सब्जेक्ट, कोई दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से एंड वन सब्जेक्ट या तो B1 से या B2 से, इस हिसाब से इसका स्कोर हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी काउंट किया गया और इसका स्कोर 662 पहले की तरह बना। इसका दूसरा क्राइटेरिया वही था, एक लैंग्वेज, कोई भी एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 या B2 से, और जनरल सेक्शन का जो नंबर है उसको जोड़ा गया तो इसका स्कोर फिक्स 682 बन गया। यहाँ पे भी लिख दिया गया कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये स्कोर काउंट किया जाएगा जो कि ज्यादा है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है अगर इस बच्चे को साइंस बैकग्राउंड से था तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करने के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा कुछ भी और काउंट नहीं किया जाएगा।
तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्कोर बना करके इसकी मेरिट बनेगी। इसमें फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर, मैथमेटिक्स का नंबर जोड़ा गया है। कोई बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 की बात नहीं है। बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस करना है तो फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, और बायोलॉजी में ऑप्शन है या तो बायोलॉजी ले या बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो कि बच्चे ने दिया होगा सीयूटी एग्जाम में वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी था, बायोलॉजी का नंबर जोड़ दिया गया और ये नंबर बन गया इसका। बीए ऑनर्स स्पेनिश किसी को करना है यानी लैंग्वेज में करना है तो उसके लिए भी दो क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया है कि स्पेनिश फ्रॉम लिस्ट है। अब यहाँ पे लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन आ गई कि स्पेनिश आपको लेना है। दूसरा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। इस हिसाब से जो मैथमेटिक्स यानी साइंस का बच्चा था वो इस पहली क्राइटेरिया में एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया और दी हुई है, वो ये है कि एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A and any 2 subject from list B1 and any 1 subject either from list B1 or list B2। इसके हिसाब से जोड़ा गया तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट इसको ये मिल गए। एक लैंग्वेज में हिंदी इसके पास था, आपके पास इंग्लिश हो सकता है, आपके पास फ्रेंच हो सकता है या कोई और लैंग्वेज। ध्यान रखना फ्रेंच नहीं है अपने पास में, A1 में देख लेना उसको। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लेंगे, जोड़ करके स्कोर बना तो इस स्कोर पे आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस चल के डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चा हमारा जो है आर्ट बैकग्राउंड का था तो उसको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलेगा। ध्यान रखेंगे जो साइंस का बच्चा होता है उसके पास सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, वो साइंस के कोर्सेस, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम या बीएससी ऑनर्स के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है। बायोलॉजी में बॉटनी ऑनर्स है, जोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, इस तरीके सब्जेक्ट में एडमिशन पा सकता है। आर्ट का बच्चा सिर्फ आर्ट में एडमिशन पा सकता है, नहीं ह्यूमैनिटीज में एडमिशन पा सकता है, या हो सकता है बीकॉम में कोई पॉसिबिलिटी बने उसके पास में एडमिशन पाने का तो वो पा सकता है। उसको भी आगे देखेंगे कि पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है उसके लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हमने जो डिस्कस किए हैं बीकॉम वाले कोर्स में, बीकॉम पास में देखा था हमने कि जो बच्चे, जिस बच्चे ने बिल्कुल आर्ट साइड से यानी ह्यूमैनिटीज से 12th किया है वो बच्चा भी बीकॉम पास में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट चुन करके अपने। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे इसके पास अवेलेबल होंगी, लैंग्वेज सब्जेक्ट और सीयूटी का जनरल टेस्ट वाला, और इस तरीके से ये वाले भी। तो ह्यूमैनिटीज का पढ़ा हुआ बच्चा भी बीकॉम पास कर सकता है लेकिन बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकता है। बीए ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता है ये। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में एलिजिबल होगा। तो जिस बच्चे ने आर्ट से 12th किया है वो आर्ट के हर एक सब्जेक्ट में एलिजिबल है और एलिजिबल है वो बीकॉम पास में। जिस बच्चे ने कॉमर्स से 12th किया है, जिस बच्चे ने कॉमर्स से 12th किया है वो आपका एलिजिबल है बीकॉम ऑनर्स में, क्योंकि अकाउंटेंसी उसके पास मिल जाएगी, सेकंड क्राइटेरिया में उसका एडमिशन हो जाएगा। और बीकॉम पास में इसके अलावा जो बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं उन सब में वो एलिजिबल होगा। तो आज के वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि हम अपने स्कोर कार्ड को देख करके और प्रोग्राम के हिसाब से हम बना सकते हैं किस किस प्रोग्राम में हमारा कितना कितना स्कोर बन रहा है, और अपनी चॉइस के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज को चूज करेंगे, आगे चल करके आपको मौका मिलेगा जब फॉर्म भरेंगे कॉलेज वगैरह चूज करने के लिए, उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा, सब्जेक्ट का भी शायद प्रेफरेंस आपको देना पड़े उसमें। ठीक है, तो अब इतनी बात अपने को समझ में आ गई है कि अपना रिजल्ट कार्ड देख करके हम किस तरीके से अपना स्कोर चूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो साइंस का बच्चा है उसको बीकॉम, बीए, बीएससी वो तीनों में एलिजिबल है, अनटिल अनलेस कहीं पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना आ जाए आर्ट्स का। जैसे स्पेनिश में था, अगर सेकंड क्राइटेरिया ना दिया जाता, सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया एप्लीकेबल होती तो एडमिशन नहीं हो सकता था वहां पे। अदरवाइज वो सारे सब्जेक्ट में एलिजिबल है। तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते हुए जब कोर्स चूज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना होगा, उसमें इस क्राइटेरिया को पढ़ना होगा, इसमें देखना होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, और एलिजिबल है तो किस कंडीशन में एलिजिबल है
कौन कौन से सब्जेक्ट आपके चुने जाएंगे। जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बीए ऑनर्स फिजिक्स में देखा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही चाहिए, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए अपने को। उस हिसाब से उन सब्जेक्ट के स्कोर यानी जो आपको नॉर्मलाइज स्कोर दिए हुए हैं आपके रिजल्ट पे, उनको जोड़ करके अपनी मेरिट आपको कैलकुलेट करनी है और उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और वो मेरिट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के हिसाब से आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब एक बार चल के देखते हैं कि कहां कहां पे जाकर के आपको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहां पे आपको फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म भरना है यहां पे जाकर के admission.uod यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली.ac.in admission.uod.ac.in पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो इसकी डिटेल गाइडलाइंस आपको दी हुई है। यहाँ पे अभी हम लोग जिस नोटिफिकेशन को देख रहे थे वो यहाँ पे दी हुई है। कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैश रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सीयूटी करेक्शन विंडो के बारे में दिया गया था जो कि कल तक ही अप्लीकेबल था। तो अगर कैश में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते इस तरीके का आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जाइए आप और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाइए, अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डालिए और रजिस्टर कीजिए और आप इस तरीके से वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या रखना है इसमें इंस्ट्रक्शन में आपको, तो करते समय आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको जो आपने भरा हुआ फॉर्म वहां से ले लिया जाएगा। ये आपके एडिटेबल नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं आपके पास में। ठीक है, आपको अपना नंबर डालना है, सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है। इसको डालने के साथ में आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करने बाद में आप जाकर के आगे की प्रक्रिया उसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ डिटेल या किसी को अप्लाई करने में परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, तो हम अगली वीडियो जो है उस पर बना करके आपको देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना स्कोर काउंट करें, क्या नॉर्मलाइज स्कोर काउंट करना है या परसेंटाइल करना है। तो फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि जो भी स्कोर काउंट होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर काउंट होगा जो कि आपके रिजल्ट के पेज पे आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।